हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत क्लास नंबर 6 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और नव पाषाण काल तक आते आते किस तरीके से उस समय जो भी एक बहुत बड़ा जो व्यापक परिवर्तन आते गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, इन सारे क्षेत्रों को भी हम लोग बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो देखिए जब से यहाँ पे जो पत्थर काल की जो बात की जा रही है, यहाँ पे पाषाण काल की जो बात की जा रही है, यहाँ पे इसको लेके अधिकांश विद्वानों का मत है कि जब से यहाँ पे जो मनुष्य पहली बार पृथ्वी पे अवतरित आया है, आज से लगभग 50,000 से लगभग आप देख सकते हैं 1,00,000 वर्ष पूर्व या इससे भी पहले इसको प्राइमेट्स, जिसको नर वानर के रूप में जाना गया, इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि धीरे 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 ये प्राणी वृक्षों से उतरकर पिछले पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही पूरी तरीके से रहने लगे। इस तरीके से अगर हम लोग जियोलॉजिकल कैलेंडर की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कहेगा प्लेस्टोसीन युग, ठीक है, पैलेस्टीन युग भी इसे बोला जाता है। उस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी और जब धरती बर्फ से ढकी हुई थी धीरे 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 बर्फ फटना शुरू हुआ। उसके बाद आदि मानव पूरी तरीके से अस्तित्व में आ गए, आते गए। अब यही माना जाता है, जैसे कि आप नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ अगर देखेंगे तो यहीं पे नर वानर दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन्हें बोला गया। और ऐसा माना जाता है कि इसी दक्षिण अफ्रीका से लेके धीरे धीरे माइग्रेट करके एशिया में चले गए, यूरोप में चले गए और यहीं पे आगे चल के मानव सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इधर पर्शियन एम्पायर की तरफ हो जाएगा, इधर इजिप्ट हो जाएगा, चीनी एम्पायर हो जाएगा। उसी तरीके से भारत के खासकर उत्तरी भागों के तरफ लगभग पूरा पाषाण काल बहुत सारा जो युग धीरे धीरे शुरू हुआ। इसके बाद से बहुत सारा जो व्यापक परिवर्तन दिखाई दिया और परिवर्तन आज हमारे वर्तमान समय में आप लोगों के सामने है। अब ये कैसे चेंज हुआ है, कैसे मनुष्य धीरे धीरे पत्थरों के साथ धीरे धीरे कृषि करना सीख लिया, इस कहानी को हम लोग काफ़ी सारे तथ्यों के माध्यम से देखने का भी प्रयास करेंगे। तो बाकी जो 7 जगहों पे जो भी, ठीक है, यहाँ पे आदि मानव गए उसे आप देख लीजिएगा। 7 नहीं 8 जगह है, यहाँ पे सब अलग अलग नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में इन्हीं में से कोई एक न एक प्रजाति से किसी तरीके से इंटरलिंकिंग है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की विषय सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांट दिया है। और बांटने का जो आधार है इतिहासकारों के द्वारा 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है। इसमें पत्थर के औजार शामिल है, इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जलवायु परिवर्तन के आधार पे इसे इस तरीके से बांटा गया है जहाँ पे बहुत अधिक चेंजेज नज़र आता है, उस चेंज को पूरी तरीके से एक अलग कैटेगरी के रूप में रखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बांटने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन 3 काल है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा को लेके ध्यान से देखते चलिए। प्राचीन भारत का इतिहास जनरली सबको पता होता ही है कि इसको लेके 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग। पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अगर इसकी समय सीमा की, ठीक है, अगर बात किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेके
वर्तमान तक का, ठीक है, माने वर्तमान नहीं कहा जाएगा, 10,000, ठीक है, लगभग BC तक की घटना यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लगभग मान के चलिए 5 लाख ईसा पूर्व से लेके, ईसा पूर्व को BC लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 लाख BC से लेके लगभग 10,000 10 के BC तक की घटना इस पे शामिल है। इसके बाद से शुरू होता है आद ऐतिहासिक काल। इसका भी कुछ न कुछ यहाँ पे टाइम लाइन जैसे कि मौजूद है इसमें आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। अब अलग अलग बुक में टाइम लाइन को लेके आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद से जो भी यहाँ पे घटनाएं हो रही है, ठीक है, इसको लगभग 1700 BC से लेके आप इसका जो टाइम पीरियड है आप लगभग इसे आप 600 BC के अंतर्गत आप रख सकते हैं। डेट को लेके कन्फ्यूज नहीं लेना है, ठीक है, आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि कैटेगराइज करने का जो प्रोसेस है इतिहासकारों में बहुत अधिक यहाँ पे मतभेदता, ठीक है, मौजूद है। अब ऐतिहासिक काल है लगभग 600 BC के बाद से जो भी घटनाएं हो रही हैं यहाँ पे वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। अब इस प्रागैतिहासिक काल को जो हमने लगभग 10,000 के आसपास माना, 5 लाख से लेके लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक, इसको भी पूरी तरीके से कैटेगराइज कर दिया। इसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला बांटा गया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा बांटा गया यहाँ पे मध्य पाषाण काल। तीसरा है यहाँ पे नव पाषाण काल। तो 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगराइज यहाँ पे भी इसे कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे अंतर है। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो साक्ष्यों के आधार पे यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित जो साक्ष्य है मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे मिला ही नहीं है किसी को। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है यहाँ पे, पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कि पूरा का पूरा जो पाषाण काल है इसी को यहाँ पे माना जाता है। उसी तरीके से आदि ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक स्रोत भी पूरी तरीके से उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि इस लिखित साक्ष्य को अभी तक ठीक ढंग से पढ़ा नहीं गया है। इस तरीके से आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत 2 प्रमुख सभ्यता सामने आता है। एक है हड़प्पा काल, दूसरा है वैदिक काल। अब आप लोग दिमाग में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि वैदिक काल में जो भी ग्रंथ लिखा गया उसे तो पढ़ा गया, तो वैदिक काल को अपवाद की कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि वैदिक काल आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। लेकिन बहुत अधिक लिखित साक्ष्यों के लेके यहाँ पे अस्पष्टता जो दिखाई देती है, ऐसा नहीं है कि इतिहासकारों के द्वारा से पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे तथ्यों के लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा गया। पुरातात्विक स्रोत यहाँ पे मौजूद हैं। अब ऐतिहासिक काल में बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखित साक्ष्य मौजूद है, पढ़ा भी गया है और पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ पे मौजूद है। कुल मिला के इसी तरीके से कैटेगराइज किया गया। लेकिन यहीं तक ख़त्म नहीं होता है। प्रागैतिहासिक काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के अंतर्गत जब भी हम लोग देखेंगे, पूरा पाषाण काल को ही पूरा देखेंगे। अब इस पूरा पाषाण काल को ध्यान रखिएगा, इसे 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया गया। और वो क्या है तो निम्न पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, ठीक है, मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद से पूरा पाषाण काल। अब आप लोगों को ध्यान होगा, निम्न से पहले मध्य जाएंगे, मध्य से फिर हम लोग पूरा की तरफ जाएंगे।
अब यहाँ पे कुछ इंडिकेशन है। इंडिकेशन क्या है यहाँ पे? तो औजारों को लेके जैसे जैसे आप निम्न से पूरा पसाड़ की तरफ जाएंगे, जो औजार है, औजार की आकार में धीरे धीरे इधर कमी होने लगेगी, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क धीरे धीरे उसमें डेवलप हो रहा था और वे अपने अकॉर्डिंग वस्तुओं को पूरी तरीके से बनाने लगे थे, खासकर पत्थर से बनी वस्तुओं को। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हाथ की लकड़ी हो गया, तछड़ी हो गया, जिसकी वजह से लकड़ी को, ठीक है, या फिर अन्य वस्तु को काटा जाता है। उसी तरीके से मध्य पूरा पसाड़ काल में काटने वाले औजार हो गया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट औजार फलक है, वेदनी, खुरचनी सब आ गया। अब इस पूरा पसाड़ काल में जैसे कि तछड़ी हो गया, तछड़ी के साथ साथ यहाँ पे खुरचनी हो गया। खुरचनी मतलब खुरचने वाला है, लेकिन इतना ही तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब जो भी ये पूरा पसाड़ काल के जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो कालखंड है, यहाँ पे ये कालखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इनके नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम निम्न पूरा पसाड़ काल को अगर देखें तो इसे थोड़ा सुनते चलिए, मेरे पास जगह नहीं है। उत्तर पश्चिम में ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे सोहन घाटी हो गया। सोहन घाटी की वहाँ पे चर्चा मिलती है। सोहन घाटी के साथ साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेबुल चौपर चॉपिंग संस्कृति, पेबुल चौपर संस्कृति, ये मिलता है कहाँ पे? तो साउथ, ठीक है, इंडियन में, मतलब दक्षिण भारत के तरफ। उसी तरीके से भारत का हैंड एक्सक्लीवर संस्कृति, ठीक है, दक्षिण भारत में सब पाया जाता है, जिसे कि चौपर चापर भी बोला गया। तीसरा इसी के अंतर्गत है, यहाँ पे इंक में चेंज कर दे रहा हूँ। तीसरा यहाँ पे मौजूद है प्रायद्वीपीय भारत का बीच का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भीमबेटका का क्षेत्र। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्थान है पूरा पसाड़ के अंतर्गत, यहाँ पे निम्न पूरा पसाड़ जिसे बोला गया। उसी तरीके से मध्य पूरा पसाड़ काल में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे भी क्षेत्र है, जैसे कि बेतवा घाटी, बेतवा, वही केन बेतवा नाम लोगों ने अपने सुना होगा, बेतवा हो गया, सोन हो गया, सब देखिए नदियों के किनारे हैं यहाँ पे। उसके बाद कृष्णा हो गया, कृष्णा के साथ यहाँ पे बेलन घाटी, नेवासा महाराष्ट्र में स्थित, सब मध्य पूरा पसाड़ है। उसी तरीके से यहाँ पे पूरा पसाड़ के अंतर्गत इसमें भी कुछ प्रमुख जो क्षेत्र है, जैसे कि बेलन घाटी हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज आ जाएगा। बेलन घाटी के साथ साथ रेनी गुंटा आंध्र प्रदेश में, सोन घाटी वही जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, सिंह भूमि वाला इलाका जो कि बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इकट्ठे हमने एक जगह देखने का प्रयास किया कि पूरे के पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरीके से अलग अलग कैटेगराइज किया गया, कहाँ से कहाँ इसका टाइम लाइन है। और एक जो काल है सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमें स्टडी करना है, प्राग ऐतिहासिक काल को, पूरा पसाड़ काल को ध्यान में रखते इसे 3 भाग में कैटेगराइज कर दिया गया। इसके बाद मध्य पसाड़ काल, नव पसाड़ काल, जो कि हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। तो इसे आप एक बार नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलिए बारी बारी से देखते हैं पूरा पसाड़ काल। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अगर तथ्यों को यहाँ हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मौजूद है औजार। देखिए औजार पूरा पसाड़ काल में बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। पत्थरों के ये जो यहाँ पे हथियार आपको दिखाई देंगे, बड़े बड़े देंगे, बहुत अधिक धार तो नहीं है, लेकिन जो साइज है बड़े बड़े यहाँ पे मौजूद है। तो इस प्रकार यहाँ पे बेलन और नर्मदा घाटी में पसाड़ युग की सभी अवस्थाएं क्रमवार तरीके से विकसित की गई है। बेलन प्लस नर्मदा घाटी में, आगे हम लोग मैप में भी देख लेंगे, गंगा यमुना और सिंध के तरफ ध्यान रखिएगा,
उन सारे क्षेत्रों में पूरा पाषाण युग की कोई जानकारी नहीं है। गंगा हो गया, यमुना, सिंध, ठीक है, सिंधु नदी की तरफ, यहाँ पे पूरा पाषाण संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूरा पाषाण युग से पशुओं के जीवाश्म यहाँ पे मिलना शुरू हो गए थे। जीवाश्म मिल रहे हैं, इस अर्थात कि धीरे धीरे पशुओं से इनका लगाव हो रहा है, लेकिन मानव के जीवाश्म यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। मानव के नहीं, ये जीवाश्म किसके मिल रहे हैं? तो पशुओं के जीवाश्म मिलना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अपवाद के रूप में जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि नर्मदा नदी घाटी के हथनौरा नामक स्थान से एक मानव का कपाल मिला है, जिसका संबंध उच्च पूरा पाषाण काल से स्थापित किया गया है। उसी तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल में हथियार बनाने में क्वार्टाजाइट की जगह जैस्पर, चर्ट इत्यादि जो कठोर पत्थर के रूप में मौजूद थे, इसमें इसका प्रयोग किया गया। इसीलिए उस क्षेत्र को फलक संस्कृति के नाम से जाना गया। फलक संस्कृति का जो क्षेत्र है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे देखिए, जो भी ये लोग सामुदायिक जीवन का विकास धीरे धीरे यहाँ से शुरू हो गया। उत्तर पूरा पाषाण काल में अधिक सुदृढ़ हुआ। अनेक व्यक्ति समूहों या कुलों में रहते थे। परिवार जैसी संस्था के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस काल में लैंगिक आधार पर पूरी तरीके से विभाजन प्रारंभ हो चुका है। मतलब समझ में आने लगा ये मेल है, फीमेल है। गुफाओं के अतिरिक्त झोपड़ियों का आवास के रूप में प्रयुक्त किया गया। गुफा चित्रकला से ज्ञात होता है कि लोग पशु चमड़े का उपयोग काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में करते थे। तो इसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान देते चलिए। अब यहाँ पे पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ तथ्यों पे अगर हम लोग गौर करें, तो जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिर्ज़ापुर के आसपास लोहन दनाला यहाँ पे क्या मिला है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से पशुओं का अवशेष मिला है। यहीं पे पलवरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम। 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के निकट यहीं से प्रथम हैंड एक्स मैंने हाथ से चलाने वाला गणासा आप कह सकते हैं। इधर आपको महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हस्त कुल्हाड़ी खुरचनी व बंधक, ठीक है, बेधक के रूप में होल करने वाला पाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे जिसे बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुछ और अगर तथ्यों पे नज़र डालें यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कितने बार इस तरह के सवाल बन जाते हैं। कृषि, इसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है। आग अभी भी मनुष्यों को पता नहीं चल रहा। अस्थाई आवास अभी भी यहाँ पे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। बर्तन, किसी भी प्रकार का कंटेनर यहाँ पे मौजूद नहीं है। पशुपालन मौजूद नहीं है। कपड़ा ये भी मौजूद नहीं है। जीवन शैली की अगर बात की जाए, इनकी लाइफ स्टाइल की, तो यहाँ पे क्या हुआ है? तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार, खाद्य संग्रह करते थे, ठीक है। खाद्य संग्रह माने यहाँ पे उत्पादनकर्ता के रूप में बल्कि खाद्य संग्रहणकर्ता के रूप में मौजूद थे। तो यहाँ पे मनुष्य जो था उत्पादक नहीं बल्कि कंज्यूमर बेस्ड था, उपभोक्ता बेस्ड यहाँ पे मौजूद था। ये पूरी की पूरी जानकारी रही, हम लोगों ने देखा पूरा पाषाण काल के बारे में। अब दूसरा काल यहाँ से शुरू हो रहा है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज के रूप में इसे जाना गया। अब देखिए, सबसे पहले हथियार है। अब धीरे धीरे हथियारों में आप देख रहे होंगे आकार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा होगा। माइक्रो लेवल पे देखिए काम करना एक जब तक कोई टैलेंटेड व्यक्ति नहीं कर पाएगा। अब इसीलिए अब देखिए मानव मस्तिष्क डेवलप हो रहा है। हथियार जो है उनके मानव मस्तिष्क का बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सुगम बनाने के लिए हथियारों के आकार को कैसे छोटा करना शुरू कर दिए। यहाँ के बहुत सारा हमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। आइए कुछ हम लोग परिवर्तनों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि
मध्य पाषाण काल का आरंभ ऐसा माना जाता है कि 8000 BC के आसपास शुरू हो गया। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन अधिक हुआ, और इसमें जलवायु परिवर्तन क्या हुआ तो पूरी तरीके से गर्म हो गया। जलवायु गर्म एवं शुष्क होते चला गया। जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन है, और मानव के लिए नए क्षेत्र की ओर यहाँ पे माइग्रेट करना आसान हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल है पूरी तरीके से। अब आगे नहीं, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल आ जाएगा। तो इस संक्रमण का क्षेत्र ध्यान रखिएगा, बीच वाला क्षेत्र यहाँ पे मौजूद है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं एकत्रित करके अपना पेट भरते थे, तथा आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू से 3 पेशे तो पूरा पाषाण काल से ही चले आ रहे थे, पर अंतिम पेशा नव पाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब न केवल बड़े बल्कि छोटे छोटे जानवरों का भी यहाँ पे शिकार किया जाने लगा। छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा। औजार बनाने में निपुणता प्राप्त कर ली गई। औजार बहुत माइक्रो लेवल पे, ठीक है, और इसका आकार जो धीरे धीरे घटता चला गया। इसके अलावा इस काल के महत्वपूर्ण हथियार थे, जैसे कि फलक हो गया, बंधनी हो गया, चंद्रकार तथा समलम ट्रेपीज जिसे बोला गया। क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और साथ में यहाँ पे राजस्थान का बगौर वाला क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सराय नहर वगैरह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ यहाँ पे तो इस काल तक आते आते देखिए सामाजिक आर्थिक जीवन में बहुत अधिक धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। जनसंख्या वृद्धि हुई और आखेट की सुगमता से मनुष्य अब छोटी छोटी टोलियां में रहने लगा। जगह बस्ती टाइप का यहाँ पे बसाने लगा। तो कुल मिला के कुछ तथ्यात्मक चीज़ यहाँ पे मौजूद था। और भी अगर यहाँ पे तथ्यात्मक चीज़ पे अगर नज़र डालें तो आप मैप को देख सकते हैं। विश्व में मिट्टी के बर्तन का प्रथम साक्ष्य जो मिला है चौपानी मांडो से, उसी तरीके से बगहीखोर से मध्य पाषाणिक उपकरण, हस्त निर्मित मृदवान, पालतू जानवर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। टेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु बनाया गया। बागौर में मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया। उसी तरीके से सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे। अब कुछ और तथ्यों पे अगर हम लोग नजर डालें यहाँ पे, तो जैसे हम लोग कृषि की बात करें, ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण की मैं बात कर रहा हूँ। कृषि इसकी यहाँ पे शुरुआत हो चुकी। आग, ध्यान रखिएगा, आग का यहाँ पे आविष्कार हो चुका था, जिसे कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सराय नहर यूपी, यहाँ पे क्या मिला है तो पशुओं की अधजली हड्डियां मिला है। महदहा यहाँ से गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला है, मैंने गहरा जो खोद के चूल्हे बनाया जाता है। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे बर्तन को लेके, तो बर्तन के साक्ष्य भी यहाँ पे मौजूद है। आवास तो यहाँ पे बनना शुरू हो गया था। मध्य पाषाण में आवास तो थे, लेकिन कैसे थे, अभी ये अस्थायी थे, स्टेबलाइज नहीं हुए थे, यहाँ वहाँ घूम रहे थे। क्योंकि इस समय भी मानव को अगर देखा जाए तो शिकारी तो था ही, शिकारी के साथ साथ अब यहाँ पे पशु पालन यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, पशुओं को यहाँ पे मानवों के द्वारा, इंसानों के द्वारा यहाँ पे चलाया जाने लगा। उसी तरीके से यहाँ पे पशुपालन को लेके, तो पशुपालन को लेके यहाँ पे मध्य पाषाण काल में कुछ इसके भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के लिए कहा जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए
पशु मुख्य आधार के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। तो ये पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित। उसी प्रकार से यहाँ पे एक चीज और मौजूद है, खासकर अंत्येष्टि क्रिया को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अंत्येष्टि क्रिया शवदान पद्धति बोलते हैं, ठीक है। अंत्येष्टि क्रिया ह्यूमन स्केलेटन एंड फ्यूनरल के रूप में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव कंकाल के साक्ष्य, मानव कंकाल के साक्ष्य यहाँ पे मौजूद है। अंत्येष्टि क्रिया भी यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है, जैसे कि सराय नहर से शवदान का साक्ष्य मिला है, महदहा से पुरुष स्त्री को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, सनाय नहर से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, और यहीं से हत्या का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कुल मिला के यहाँ पे देखिए अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रकार की जो अंत्येष्टि क्रिया के साथ साथ साक्ष्य की स्थिति भी यहाँ पे मौजूद है। उसी तरीके से यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश में मौजूद है। यहाँ पे आपको यौन संबंध ध्यान रखिएगा, ठीक है। यौन संबंध से साक्ष्य मिला है शायद, ठीक है। ज्वाइंट जो होता है शायद, ठीक है, ऐसा कुछ मिला हुआ है वहाँ पे। बच्चों के जन्म का साक्ष्य यहीं से मिला हुआ है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। तीसरा है शवदान पद्धति इत्यादि के चित्र मिले हैं, और इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का विकास धीरे धीरे शुरू हो गया था। पत्थर की गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्रों और नक्काशियों से मध्य पाषाण काल के सामाजिक जीवन और आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित काफ़ी जानकारी यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा था, अब कंप्लीट हुआ मध्य पाषाण काल। अब लास्ट में बचा हुआ है नव पाषाण काल। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल, अब हथियार देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे बनने लगा। मनुष्य बिल्कुल यहाँ पे होशियार हो गया, समझदार हो गया, और ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि धीरे 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 इसका आरंभ लगभग 7000 BC के आसपास से शुरू होता है। और ये जो क्षेत्र जहाँ पे डेवलप हुआ, जैसे कि बलूचिस्तान, आप लोग बताने की ज़रूरत नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित, ठीक है, वहीं पे बलूचिस्तान में स्थित, वहाँ पे एक जगह का नाम मिल जाएगा आप लोगों को, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है मेहरगढ़। वहाँ पे ये सारा क्षेत्र पाया गया है। मेहरगढ़ में यहाँ पे नव पाषाण काल हो गया, ताम्र पाषाण हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता के यहाँ पे साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग देखेंगे भी। यहाँ पे बहुत सारा कुछ यहाँ पे परिवर्तन भी हुआ, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, क्योंकि अब धीरे 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 परिवर्तन का दर भी बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिवर्तन क्या हुआ यहाँ पे, अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं परिवर्तन, थोड़ा सा देर में देख लेंगे। अभी कुछ क्षेत्रों को सबसे पहले आप देख लीजिए, थोड़ा परिचित हो जाइए नव पाषाण कालीन स्थल से। आप जैसा कि देख पा रहे हैं महदहा है, धान की खेती के प्रमाण मिला है। संगेनकल्लू एकमात्र स्थल जहाँ मृदभांड नहीं मिला है। नागार्जुन कोंडा दक्षिण भारत में नव पाषाण संस्कृति का विकास हुआ है। मेहरगढ़ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। पैयमपल्ली कपड़े का प्रथम साक्ष्य। टेरी बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जगह है, बाकी और भी आप लोकेशन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, काफ़ी यहाँ पे जगह मौजूद है, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे कुछ परिवर्तनों की हम लोग बात करते हैं उनके जीवन शैली को लेके। पहला ही है नव पाषाणीन काल तक आते 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 सामाजिक क्षेत्र में ठीक ठाक हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जिससे कि अगर हम लोग बात करें कृषि को लेके, कृषि तो नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। सर्वप्रथम रागी की खेती का, ध्यान रखिएगा, रागी की खेती का कृषि किया गया। इसके अलावा और भी जैसे कि गेहूं, कपास, से सारे चीज़ों का उत्पादन होने लगा। अधिशेष के रूप में, चूंकि जब कृषि होगा सबका पेट भरने लगेगा, तो कुछ न कुछ आगे चल के अधिशेष भी बचेगा।
तो इसमें कहा जा रहा है कि मानव उपभोक्ता ही था, लेकिन वह उतना ही उत्पादन कर रहा था जितने में उसका भरण पोषण हो जाए। और यहाँ पे कृषि का, ठीक है, थोड़ा सा उत्पादन है बढ़ना शुरू हो गया। आग की जानकारी यहाँ पे मनुष्यों को हो गई, आग के ज्ञाता हो गया। आवास, ठीक है, अस्थाई आवास धीरे धीरे अब यहाँ के आके बसने लगे, जैसे कि बुर्ज होम वगैरह में, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है बुर्ज होम। यहाँ पे एक गर्त आवास का गड्ढा में, ठीक है, जो नीचे खासकर हो सकता है कि जानवरों के डर से, मौसम संबंधी परिवर्तन घटनाओं से लेके नीचे लोग रहते थे। इस युग में लोग अस्थायी कृषक समुदाय के थे, मिट्टी और सरकंडे के गोलाकार या आयताकार घरों पे रहते थे। उसी तरीके से यहाँ पे है वस्त्र की हम लोग बात करें तो इसका उत्पादन शुरू हो गया था, और सर्वप्रथम संभवतः इससे बुनाई होती रही होगी, क्योंकि, ठीक है, बुनाई जैसे वस्त्रों का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। आभूषण लोग सजने समझने के लिए कुछ प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे। आभूषण, इसमें मानव प्रेमी शायद आभूषण प्रेमी थे। यहाँ से टेक्टल कोट में सोने की बाली, ठीक है, चमकदार पीली वस्तु सोने की बाली मिली है। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे बर्तन यहाँ पे मिला है कि नहीं मिला देख लेते हैं। तो इसमें नवपाषाणकालीन मानव को, अभी मैंने फिगर दिखाया था, बिल्कुल भोजन सामग्री, भोजन पकाने, खाने, आग की जानकारी हो गई, इन सारे चीज़ों से संबंधित जानकारी उनको प्राप्त हो चुका था। तो ये पूरा था समाज में जो व्यापक परिवर्तन आया। देखिए यही है सिविलाइजेशन की प्रक्रिया, कैसे लेयर बाय लेयर एक एक परत खुलते जा रहा है। दूसरा है अब आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। इसमें अब क्या होने लगा, तो इस समय जो आर्थिक था दो ही चीज पे टिका हुआ था, एक था कृषि और दूसरा था पशुपालन। लेकिन व्यापार से संबंधित ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है जिससे कि कहा जा सके कि इस समय हड़प्पा सभ्यता जैसे व्यापार होता था। इस समय आर्थिक गतिविधियां अथवा आदान प्रदान, विनिमय प्रणाली, ध्यान रखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में किया जाता था। कोई मुद्रा का डेवलपमेंट नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु तुम मुझे दो, मैं उसके बदले तुम्हें दूसरे वस्तु दूंगा। तो कुल मिला के यही था राजनीतिक गतिविधि। तीसरा है यहाँ, सॉरी, आर्थिक गतिविधि। अब तीसरा है यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ यहाँ पे, तो राजनीति को लेके यहाँ पे बहुत अधिक जो जानकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इनके रहन सहन से लगता है कि इनके जो घर होंगे गोलाकार, ठीक है, जैसे कि आप सर्कल के रूप में समझ सकते हैं, सर्कल हो गया, ठीक है, इसके अलावा रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल आयताकार के रूप में मौजूद थे। संभवतः गोलाकार घर में रहने वाले लोगों की संपत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व होता होगा, ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट, धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत धर्म को लेके यहाँ पे क्या यहाँ पे जानकारी मिली है, तो इस यहाँ पे भी बहुत अधिक क्लियर जानकारी नहीं है, लेकिन प्रकृति की पूजा करना शुरू से ही मानव सभ्यता का एक प्रमुख अंग रहा है, क्योंकि लोग नदियों के किनारे, जंगलों के किनारे रहते थे, जो कंदमूल जो भी उपयोग करते थे। इस समय आते आते अंत्येष्टि क्रिया शुरू यहाँ पे हो चुकी थी, जैसे कि बुर्ज होम से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। अर्थात ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय मानव के मन में सुरक्षा की भावना व्याप्त थी, इसीलिए कुत्ते को साथ में यहाँ पे दफनाया गया है। पुनर्जन्म में यहाँ पे लोगों का विश्वास था। तो कुल मिला के धार्मिक क्षेत्र को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो एक पूरा का पूरा जो था, देखिए, नवपाषाण काल से संबंधित था। एग्जाम में कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पे हम लोग नज़र डालते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व साक्ष्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है यहाँ पे मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा, मेहरगढ़ नंबर 1। यहाँ पे प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला है। प्रथम यहाँ पे कृषि के रूप में जो यहाँ पे उपजाया गया रागी को, ध्यान रखिएगा, रागी कितने लोगों को लगता है कि जौ है, ठीक है, रागी यहाँ पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे इनाम गांव,
यहाँ पे मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्ति खूब मिला है। इसके अलावा मनका भी मिला है, यहाँ पे गहना के रूप में समझ सकते हैं। तीसरा है टेक्कल कोट। टेक्कल कोट, यहाँ पे सोने की बाली मिली है, सोने की बाली। चौथे नंबर पे बागोर, आदमगढ़ में, आदमगढ़ पशुपालन का प्रथम साक्ष्य यहीं से पाया गया है। पांचवें नंबर पे है यहाँ पे चिरांद। चिरांद, यहाँ पे जंगली गन्ना, चावल, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चावल मिला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे बुर्ज होम, पता चल ही गया होगा आप लोगों को। गर्त आवास, गर्त आवास मिला है। सातवें नंबर पे जखेड़ा। जखेड़ा में क्या मिला है? लोहे की हंसिया, कुदाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जो आप हथियार के रूप में आप समझ सकते हैं कि हथियार यहाँ पे पाया गया है। आठवें नंबर पे यहाँ पे मौजूद है कुलडीहवा। कुलडीहवा, यहाँ से क्या मिला है? तो चावल का प्रथम साक्ष्य यहीं से पाया गया है, चावल का प्रथम साक्ष्य, ठीक है। 9 नंबर में यहाँ पे नेवासा। नेवासा सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और लास्ट है यहाँ पे 10 नंबर अंत रंजी खेड़ा, काफी फेमस नाम है। यहाँ पे कपड़े की छपाई होता था, उसे नेचुरल जो कलर होते थे, छपाई के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। तो पूरा का पूरा देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोगों ने पूरा पसाड़ काल से लेके, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत 9 पसाड़ तक की जितनी घटनाएं थी सबको हम लोगों ने देख लिया और एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करते रहे, इधर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। पूरा का पूरा मैं सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए और इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।